कि आज स्कूल में हमारे टीचर हम लोग को डिफरेंशिएशन करा रहे थे, तो उसमें सर बोले कि वैल्यू ऑफ डी डी एक्स का जो कांस्टेंट होता है सर, उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। सर वैसा क्यों? 0 या 1 सर? मेरा मैं भूल गया सर, वैल्यू 0 या 1 होता है, ऐसा क्यों सर? जीरो होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वो बता रहे थे कि जीरो होता है। हाँ सर। बेसिकली डिफरेंशिएशन जो आप लिखते हो डी बाई डी एक्स, वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप किसी कर्व का, ठीक है ना। हाँ सर, अब स्लोप tan का का मीनिंग क्या स्लोप होता सर है रिप्रेजेंट। आपको पता होना चाहिए। स्लोप मतलब होता है ढलान, ठीक है ना। हाँ बेसिकली सर। स्लोप होता है tan ऑफ थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर आप देखो एक बार, मान लो कि मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं, ठीक है ना, इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि इसका कुछ ना कुछ स्लोप है। आप इस पे चढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ना कुछ स्लोप मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह की लाइन में ड्रॉ हाँ कर सर। दूं तो क्या इस लाइन का कोई स्लोप है, कोई ढलान है? आप देख सकते हो कि इस लाइन का कोई स्लोप नहीं होगा, नहीं सर। किसी तरह की कोई ढलान नहीं होगी। अब ऐसा ग्राफ हम किस फंक्शन का बना सकते हैं? बेसिकली ये y एक्सिस थी, ये x एक्सिस थी, तो ये वैल्यू क्या हो चुकी है y की, फिक्स। तभी ऐसा ग्राफ बना सकते हो आप। तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपका फंक्शन हो गया। हाँ सर। तो ऐसे किसी हाँ फंक्शन सर। का जब आप स्लोप निकालोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, वो जीरो आएगा। यही रिप्रेजेंट करता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। तो पॉलीगॉन लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास n वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो कि किसी पॉलीगॉन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ साइड्स के अलोंग होना ही सफिशिएंट नहीं है, ये वेक्टर साइड्स को रिप्रेजेंट करने भी चाहिए, ठीक है ना। तो एक वेक्टर इस तरह से अगर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ए वेक्टर, तो जहां ये वेक्टर एंड हुआ है वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। कुछ इस तरह से मैंने कह दिया बी वेक्टर, ये हो गया आपका कोई सी वेक्टर, डी वेक्टर, और इस तरह से मैंने बना दिया ई वेक्टर तक। तो यहां पर बोला जाता है पॉलीगॉन लॉ में, इफ एन वेक्टर्स रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इन अ गिवन सेंस। इन अ गिवन सेंस का मतलब क्या हुआ? टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, इन सभी को कनेक्ट करने पर अगर ये एक पॉलीगॉन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इन सभी का एडिशन या इन सभी का रिजल्टेंट, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड। अब क्लोजिंग साइड कौन सी होगी? अगर आप, ये आपके पास कुछ वेक्टर्स थे 5, आप इसे एक पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको एक साइड ड्रॉ करके इसे क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए अगर मैं सेम सेंस में बनाता तो मैं इस तरह से बनाता, लेकिन लॉ कहता है कि इन सभी का रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड बट इन ऑपोजिट सेंस। तो ये जो वेक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरह से, जो हमने बनाया है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इन सभी का एडिशन। इसे मैं कुछ बोल देता हूं अगर एफ वेक्टर, तो दिस इज इक्वल टू एफ वेक्टर। आप या तो इन सभी को ड्रॉ कर सकते हो, इसका मतलब क्या होगा आप ये समझो कि या तो आप स्पेस में इन सभी को ड्रॉ करो, ठीक है ना, ए बी सी डी ई को ड्रॉ करो, या फिर आप स्पेस में सिर्फ इसे ड्रॉ कर दो, तो ये दोनों ही एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इन सभी के मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट होगा वो इसका है, इन सभी की नेट डायरेक्शन जो आने वाली है वो इसकी है। तो ये इन सभी का क्या हो गया, रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट हो चुका है। अरहम का डाउट है कि इफ एन वेक्टर्स कैन नॉट फॉर्म अ पॉलीगॉन देन हाउ टू फाइंड देयर रिजल्टेंट। एन वेक्टर्स कैन नॉट फॉर्म अ पॉलीगॉन, यहाँ पॉलीगॉन तो फॉर्म कर ही लेंगे अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स हैं। अगर हमारे पास 2 ही होते तो भी हम जानते हैं कि बस ये कोई ना कोई पॉलीगॉन की साइड हो सकती है। क्लोजिंग साइड अगर आप बनाओ, आप तो क्लोज करना चाहते हो बस। अब अगर मैं इसे क्लोज करना चाहूं तो मैं तीसरी साइड ऐसे बनाता, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये यही हो जाता है ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या है, पॉलीगॉन लॉ का ही पार्ट है। अब देखो एक बार एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। ये क्लोज पॉलीगॉन नहीं बना रहे, इसी का मैं आगे एक्सटेंशन बता रहा हूं। मैंने अभी तक सिर्फ आपको ये बताया है कि ये 5 वेक्टर्स हैं जो कि एक पॉलीगॉन की साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इन्हें क्लोज करने पे जो पॉलीगॉन बना होगा तो ये इनका रिजल्टेंट होगा। अब इसी की जगह कोई बोल दे कि हमारे पास ये वेक्टर्स हैं ए बी सी डी और ई, तो आप देखो कि क्लोज पॉलीगॉन तो पहले से ही फॉर्म हो चुका है
है कि नहीं। अब हमसे पूछा जाए कि इन सभी का रिजल्टेंट बताओ, तो इन सभी का रिजल्टेंट बताने का तरीका ये होगा कि मैं सोच लेता कि अगर ये फोर्स नहीं होता मान लो, तो सिर्फ यही फोर्सेस होते, और इन फोर्सेस का रिजल्टेंट ऑब्वियसली कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होता, इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा होता वो होता हमारा ये वेक्टर, क्योंकि ये ही पॉलीगॉन लॉ होता है कि अगर कुछ वेक्टर्स एक पॉलीगॉन फॉर्म करना चाह रहे थे तो उनकी क्लोजिंग साइड उन सभी का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करती है। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर। अब क्वेश्चन में क्योंकि ये वेक्टर भी दिया हुआ है तो इन सभी का रिजल्टेंट तो मैं ये बना ही चुका हूं, अब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट बस बना दूंगा, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। आप देख सकते हो डिस्टेंस तो फिक्स होगी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की, और इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट वेक्टर है, ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो ये दोनों अगर आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो वैल्यू कितनी दे देंगे, 0। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपके पास कोई भी जनरल n वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, और उन्होंने खुद ही से अगर एक क्लोज पॉलीगॉन फॉर्म कर लिया है तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अब एक क्वेश्चन था जिसमें कई लोगों को डाउट हुआ था, होमवर्क में जो दिया था मैंने, वो ये था कि इफ 3 वेक्टर्स, जैसे मैं जनरल ले लेता हूं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 3 वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड हो मान लो 1, 2 और 3 आर अलोंग दी साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या ये पॉलीगॉन फॉर्म कर रहे हैं, अब ये देखना था आपको। तो क्वेश्चन बस ये कहना चाहता है कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं अलोंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तीनों मिलके तो कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इनकी लेंथ ही इक्वल नहीं है। तो बेसिकली अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो ये इस तरह से वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये हो गया आपका 1 मैग्नीट्यूड का, ठीक है ना, दूसरा उससे थोड़ा सा बड़ा ये हो गया 2 मैग्नीट्यूड का, और तीसरा सबसे बड़ा ये हो गया 3 मैग्नीट्यूड का। तो अगर आप इन्हें ज्वाइन करते भी एक साइक्लिक ऑर्डर में तो आप इस तरह से बनाते, ये हो गया आपका 1, 2 को मैं कैसे बना देता इसके पास, ये हो गया चलो 2, और 3 हो गया कुछ ऐसे। तो ये कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर सकते थे क्योंकि इनकी लेंथ ही अलग अलग है। तो इनका रिजल्टेंट निकालने का मतलब हुआ इस लेंथ को कैलकुलेट करना था, ठीक है ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ था एक बार। तो हमेशा अगर वो साइड्स के अलोंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही साइड्स हैं। जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि जो आपके वेक्टर्स हैं उनकी लेंथ रिप्रेजेंट करनी चाहिए साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। समझ आया, कोई डाउट? तो अगर ऐसा कोई बोल दे कि मान लो 5 फोर्सेस हैं जो एक ही मैग्नीट्यूड के हैं और वो एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, ऐसा मान लो, ठीक है ना, अगर कुछ भी n नंबर ऑफ वेक्टर्स दिए हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये पॉइंट याद रखना है हमेशा कि अगर एक ही पॉइंट पर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस इक्वल एंगल्स पर एक्ट कर रहे हों, ठीक है ना, ये सारे एंगल थीटा हों, तो फिर आप कह सकते हो कि उसका नेट फोर्स क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है ना, अगर उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल। समझ आ रही है बात? और अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है और वो सारे फोर्सेस मिलके एक पॉलीगॉन फॉर्म कर ले रहे हैं, क्लोज्ड पॉलीगॉन, तो फिर भी उनका सम क्या आता है, 0। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ये इजी लगने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा पॉलीगॉन लॉ। एफ नेट कितना होगा, जो ये पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, जो मैंने लास्ट में 1 2 3 वाला ड्रॉ किया है, ठीक है ना, इसका एफ नेट कितना होगा ये निकालने के लिए हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा आगे जो आएगा कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक। तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अभी तक आपने क्या देखा, आपने देखा है अभी तक एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, अभी तक हमने देखा है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर होने का मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करते हो, पहली चीज तो हमें ये पता है कि अगर हम एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से ऐड करेंगे तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, तो उसके लिए हमने देखा कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम लॉ है। अगर हमें दोनों का मैग्नीट्यूड पता हो और बीच का एंगल पता हो तो हम एफ नेट को लिख सकते हैं √a² + b² + 2ab cos थीटा। दूसरी चीज हमने देखी कि अगर हमें बीच का एंगल नहीं पता और वेक्टर फॉर्म में दो वेक्टर्स अगर दिए हुए हैं और दोनों का एडिशन पूछा जाए तो सिंपली हम आई कैप में आई कैप, जे कैप में जे कैप और के कैप में के कैप को ऐड कर सकते हैं, और सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन भी कर ही सकते हैं। समझ आई बात?
फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ये थे कि एक वेक्टर को खुद से पैरेलल स्पेस में शिफ्ट किया जाए तो वो अनचेंज रहता है। दूसरी चीज, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहलाता है एंगल जब उनकी टेल से टेल कनेक्टेड हो या फिर हेड से हेड कनेक्टेड हो। तीसरा फिर हमने देखा था कि हमारे पास एक ट्रायंगल लॉ भी है। ट्रायंगल लॉ क्या बोल देता है कि अगर दो वेक्टर्स एक सिमिलर ऑर्डर में साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन सभी का एडिशन, उन दोनों का एडिशन या रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होता है थर्ड साइड से बट ऑपोजिट ऑर्डर में। और आखिरी जो हमने पढ़ा है पॉलीगॉन लॉ, वो ये कह देता है कि अगर n वेक्टर्स एक पॉलीगॉन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होता है उनकी क्लोजिंग साइड से बस ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है ना, यहां तक किसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, यहां से चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी। जैसे पहले है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अभी तक हम ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ है कि आप स्केलर में स्केलर को ऐड कर सकते हो, वेक्टर में वेक्टर को ऐड कर सकते हो, आप स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। जैसे कोई बोले कि आप 20 + 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ को ऐड करो, तो ऑब्वियसली उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा, क्योंकि 20 + 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो 20 की भी कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी हम बता पाएंगे वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट। लेकिन मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है कैसे? सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। यानी कि आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है और उससे आप एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो दो तरह के स्केलर्स हमारे पास होते हैं। पहला हम ले लेते हैं पॉजिटिव स्केलर। ठीक है ना, मैं मान लेता हूं कि पॉजिटिव स्केलर मैंने लिया है m। सोच के देखो क्या होगा अगर आपके पास एक वेक्टर है, एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, जो है 3i कैप। क्या मतलब हुआ 3i कैप का? 3i कैप का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड तो है 3 और डायरेक्शन है पॉजिटिव x एक्सिस। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 2 इंटू ए वेक्टर, ठीक है ना। अब ये इंटू हम इस तरह का जो बनाते थे ये स्केलर्स के बीच में बनाते हैं। यहाँ पे जो सिंबल होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना हो सिंबल, ये सिंबल आप नहीं यूज करोगे, आप सिंपली उसे 2 इंटू ए वेक्टर लिखोगे। आप बीच में कुछ नहीं बनाओगे, क्योंकि आपने इंटू अगर बना दिया तो इसका मीनिंग वेक्टर्स में कुछ और है। ठीक है, तो ये चीज हमें नहीं करनी है। साथ ही साथ अगर आपने डॉट भी बना दिया बीच में तो उसका भी सेंस दूसरा हो जाता है। इसलिए जब भी आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो सिंपली बस उसके आगे लिख दो। अगर मैं 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? आप सोच के देखो, 2 इंटू 3i कैप, आंसर मिल जाएगा 6i कैप। एक और एग्जांपल से मैं बताता हूं। अगर आपसे कोई बोले कि एक आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो चाहता है कि आप उसकी स्पीड को डबल कर दो, यानी वो अगर बोले कि आप उसकी वेलोसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करो तो बताओ वेलोसिटी क्या आएगी। तो आपको पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ जो वेलोसिटी है उसे मैं डबल करूंगा तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो इससे हम सीख क्या रहे हैं? इससे हम ये सीख रहे हैं कि अगर आप एक पॉजिटिव स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड बिकम्स m टाइम्स। मैग्नीट्यूड तो m टाइम्स हो जाता है। जैसे 3 था मैग्नीट्यूड, 2 से मल्टीप्लाई किया वो हो गया 6। और डायरेक्शन कैसी रहती है? डायरेक्शन इज अनचेंज्ड, डायरेक्शन नहीं बदलेगी। क्योंकि डायरेक्शन कैसे बदल सकते हो आप? बेसिकली आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या बदल पाएगा? उसका मैग्नीट्यूड बदल पाएगा और डायरेक्शन नहीं बदल सकता। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे मैग्नीट्यूड उतने ही गुना बढ़ जाता है या घट जाएगा, डिपेंड करेगा आपने अगर फ्रैक्शनल ले लिया है स्केलर, पर डायरेक्शन क्या रहती है? अनचेंज्ड रहती है। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? तो यहीं पे वो चीजें आती हैं जो कई लोग डाउट पूछ रहे थे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, तो बोला जाए कि बताओ 4 इंटू ए वेक्टर कितना होगा? तो हम जानते हैं 4 2 8, 12 माइनस 4 k कैप। तो जो कुछ लोग पहले पूछा करते थे कि क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ कॉमन ले सकते हो, क्योंकि वो बस रिप्रेजेंट कर देगा कि आपने एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है। मैं 4 कॉमन ले लूं तो वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2i प्लस 3j माइनस k। समझ आ रही है बात? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ पॉजिटिव स्केलर किस चीज में रिजल्ट करता है? मैग्नीट्यूड के m टाइम्स होने में और डायरेक्शन सेम रहने।
सिमिलरली क्या हो सकता है कि आप एक नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो अब सभी लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि अगर हम नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। मैंने कोई m नेगेटिव स्केलर ले लिया है, a वेक्टर है मान लो 3i कैप, सेम ले रहा हूं मैं, और कोई बोले -2a वेक्टर कितना होगा, तो स्केलर मैंने क्या लिया है -2, तो हमें जो वेक्टर मिलेगा वो कितना हो जाएगा -6i कैप, या मैं इसे क्या लिख सकता हूं 6 i कैप। क्यों लिखा मैंने इस तरह से, क्योंकि किसी का भी मैग्नीट्यूड -6 हो सकता है कि किसी वेक्टर क्वांटिटी का, किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड -6 हो सकता है क्या, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड -6 बोलने का मतलब हुआ कि जो एरो में बनाऊं क्या उसकी लेंथ -6 हो सकती है क्या, नहीं, किसी भी चीज की लेंथ कभी भी हम नेगेटिव में नहीं बता सकते। तो वेक्टर क्वांटिटी में जब भी एक माइनस साइन लगाया जाता है तो उसे आप डायरेक्शन के साथ ले जाओगे। तो अब जो आपको वेक्टर मिला है उसका मैग्नीट्यूड तो 6 ही है और उसकी डायरेक्शन अब क्या हो चुकी है -i। इसका मतलब कि अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी को नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैग्नीट्यूड बिकम्स m टाइम्स, मैग्नीट्यूड तो अभी भी m टाइम्स हुआ बट डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड, एकदम ऑपोजिट हो जाएगी। +i कैप था -i कैप, नॉर्थ था साउथ हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, किसी को डाउट है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलो। सर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ बोलो। सर आप बोल रहे हो कि मैग्नीट्यूड के पहले नेगेटिव साइन नहीं लगता है, डायरेक्शन के पहले लगता है, बट जब हम लोग पोजीशन वेक्टर्स लिखते हैं तो हम लोग ए कैप बेटा वो अंडरस्टूड होता है इसलिए लिख देते हैं, अंडरस्टूड होता है इसलिए लिख देते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि जो हम एरो बना रहे हैं उसकी लेंथ नेगेटिव होगी। क्या एरो की लेंथ नेगेटिव हो सकती है? लिख आप ऐसे भी सकते हो, लिखने में कोई गलती नहीं है, लिखने का कोई गलती नहीं है, पर इसका मीनिंग आपको समझ आना चाहिए कि इस तरह से कोई चीज लिखा हुआ है उसका मतलब मैग्नीट्यूड 6 है और डायरेक्शन क्या है -i। ठीक है सर, एक और डाउट था। जल्दी बोलो। हेलो। हाँ बोलो। सर मेरा आवाज आ रहा है? बोलो बोलो। जैसे ए वेक्टर 3i कैप है, तो 3i कैप अपने आप में एक वेक्टर है एंड जे कैप अपने आप में एक वेक्टर है, तो उन दोनों का एडिशन नॉर्मल एडिशन होता है। क्या बोल रहे हो? सर पीछे से बहुत आवाज आ रहा है। हाँ बेटा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे आवाज आएगी, वो कुछ कंफ्यूजन रहता है, इसलिए बोलो, जल्दी बोलो। आपको डाउट है? सर ए वेक्टर मान लीजिए 3i कैप है एंड बी वेक्टर एंड मतलब 3i कैप अपने आप में एक वेक्टर है एंड जे कैप अपने आप में एक वेक्टर है, तो 3i कैप प्लस जे कैप तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हुआ ना? हाँ बिल्कुल हुआ। ये जो हमने लिखा है, ये जो चीज मैंने लिखी है, ये 3 वेक्टर्स का एडिशन एक वेक्टर है जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस चीज को इसलिए शुरुआत में नहीं बताया जाता, जो पोजीशन वेक्टर भी है वो भी खुद 3 वेक्टर्स का एडिशन है कि नहीं? ठीक है सर मेरा भी एक डाउट है। हाँ बेटा पूछो। सर जो ये ए वेक्टर हम लोग लिखा है वो ओरिजिन से लिया गया है क्या, आई कैप जे कैप के कैप? हाँ बिल्कुल। तो सर अगर हम लोग इसमें ओ ए वेक्टर लिखे वो गलत नहीं होगा, एक ही बात हुआ। ये उन्होंने नाम दिया है तो क्वेश्चन देने वाला नाम देगा, आप ओ ए वेक्टर लिख सकते हो। हाँ ठीक है सर। तो जैसे ये आप 4a वेक्टर दिखाए थे ऊपर वाले में पॉजिटिव स्केलर में, तो अगर हम लोग नेगेटिव में करेंगे तो सारे आई कैप जे कैप और के कैप के साइंस चेंज हो जाएंगे ना? ये पीछे से किसकी आवाज आ रही है? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, प्लीज देखो मैं पोलाइटली बात कर रहा हूँ, तो कोई पीछे से जो गाने वाने बजा रहे हैं मत बजाओ, ठीक है ना। आप लोग अगर परेशान करोगे तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कहाँ से आवाज आ रही है और मैं उसे बाहर कर दूंगा मीटिंग से। तो जो भी पीछे गाने बजा रहा है मत बजाए प्लीज, ठीक है। हाँ क्या पूछ रहे थे बेटा, पूछो। हेलो सर मैं कह रहा था जो अभी आपने -2a वेक्टर लिखाया था उसकी जगह मैं 2 ब्रैकेट में -a वेक्टर लिख सकता हूँ?
2 ब्रैकेट में माइनस ए वेक्टर, नहीं बेटा स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, रिप्रेजेंट सेम ही चीज को करेगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। पर वो तो क्वेश्चन था -2 इंटू ए वेक्टर, ठीक है ना। तो आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस ए वेक्टर में, वो भी ठीक है, चलेगा। और किसी को कोई डाउट? Sir, this is my first class, so I don't know what you have taught. बेटा मेरे वीडियो पूरे रिकॉर्डेड है, आप YouTube पे जाके आराम से देख सकते हो पहले लेक्चर से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, अगर सभी लोगों का डाउट क्लियर है तो? ठीक है सर। अभी आहाना का डाउट है कि -6 आई कैप का कोई मीनिंग नहीं रहता। हाँ, ऐसा नहीं कि मीनिंग नहीं रहता, हम लिखते हैं -6 आई कैप, आप चाहो तो 6 इंटू माइनस आई कैप लिखो, लेकिन तुम खुद जानते हो कि अगर हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस 3 इंटू माइनस जे कैप, तो थोड़ा सा ये टीडियस हो जाएगा ब्रैकेट बना बना के बार बार लिखना, इसलिए आदमी उसे डायरेक्टली ऐसे लिख देता है, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप ऐसे लिखोगे, कोई कभी गलत नहीं कर सकता। बेसिकली नेगेटिव वेक्टर, राइट? हाँ, आप ये सोच के देखो ना कि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या किसी वेक्टर? नो। लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आप अगर -2 आई कैप कह रहे हो, इसका मतलब क्या है? ओरिजिन से नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग 2 मीटर चलना था, है कि नहीं? वही बस समझाने का तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई सिंपल सी चीज कि अगर आप स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर से, आप तो अपने दिमाग में रट लो ये चीज कि अगर मैं पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन क्या रहेगी? अनचेंज्ड। लेकिन अगर मैं नेगेटिव वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड तो m टाइम्स होगा पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर कोई बोले कि वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, ठीक है ना, कोई अगर बोल रहा है कि वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो बताओ -2 v वेक्टर क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आई कैप जे कैप में डायरेक्शन नहीं लिखी है मैंने, इंग्लिश में लिखी है नॉर्थ। तो -2 v आई कैप क्या होगा? तो आपको पता है कि भाई स्पीड तो मैं 2 गुना करने वाला हूं, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। पर ये माइनस क्या है? माइनस नॉर्थ। माइनस नॉर्थ का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ के एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपका आंसर क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड साउथ। समझ आ रहा है? नहीं, शुभम बोल रहे हैं कि स्केलर्स रिप्रेजेंट लेंथ, तो वो भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ऐसा कुछ नहीं बेटा, सबको पता है कि स्केलर तो नेगेटिव होते ही हैं। स्केलर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं लेंथ को, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। तो जब मैं इस तरह से लिखता हूं 3 इंटू आई कैप, तो ये कोई स्केलर है, ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है? मैग्नीट्यूड। क्योंकि ये एक स्केलर है जो कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये नेगेटिव नहीं हो सकता। स्केलर्स नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन वो स्केलर्स जो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ये बोलते ही कि ये स्केलर उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने बेसिकली उसे एरो की लेंथ के क्राइटेरिया में रख दिया, और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात तो सबको पता है, ठीक है ना। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है? रोहित तुम्हारा डाउट है, तो शब्द से पता लग रहा होगा बेटा, जो एक ही प्लेन में लाई करें उन्हें कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। आगे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इसके ऊपर, आप जल्दी से ट्राई करो एक बार। जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द इफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर गिवन, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। आपको ए बी सी वेक्टर दिए हुए हैं, और ठीक है ना, आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें ए बी सी वेक्टर दिए हुए हैं और हमें ये ऑपरेशन उनके ऊपर करने हैं, बस सिंपली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है जो अभी पढ़ाया गया है। जल्दी से ट्राई करो। पहले आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आपके पास ए वेक्टर है एक, जिसकी वैल्यू है i प्लस जे प्लस के, एक बी वेक्टर है जिसकी वैल्यू है -2i प्लस 3j, और एक आपके पास सी वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 2k। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है वो है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में आंसर बताना है। दूसरा है a -2b प्लस 3c, और तीसरा है a प्लस b -3c।
नीलेश, तुम्हें कोई डाउट है पूछ बोलो तो। हाँ सर, सर ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है सर, सर उसमें -4 आई कैप -2 जे कैप होगा ना सर? किसमें? सर एग्जाम्पल नंबर 2, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस जे कैप। हाँ सर नेगेटिव स्केलर का सर एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ मैं देख रहा हूँ जो तुम कह रहे हो 2 आई कैप प्लस जे कैप, देन -2 ए वेक्टर इज -4 आई कैप। अच्छा -2 जे कैप होगा, ये बोल रहे हो ना? हाँ सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, समझ तो रहे होगे तुम। हाँ सर, वही को कंफर्म कर रहा था। अरे कंफर्म क्या करना है, वो तो हो गई, 2 × 1 तो 2 ही होगा। ठीक है, मेरी गलती है, सॉरी। ठीक है, तो कई लोग आंसर निकाल चुके हैं। सिंपल है, कुछ खास नहीं है। तो 2 से एक तो हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, प्लस बी हो गया -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और सी हो गया 2 के कैप। तो आई से आई ये हो गया 2 आई कैप -2 आई कैप, ये गायब हो गया। 2 जे कैप प्लस 3 जे कैप, ये हो गया 5 जे कैप, और के कैप प्लस 2 के कैप, ये हो गया 3 के कैप। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड में हमें चाहिए आई प्लस जे प्लस के -2 टाइम्स बी यानी -2 आई प्लस 3 जे, और प्लस 3 टाइम्स सी यानी कि 2 के। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी कि 5 आई, जे -6 जे, ये हो गया -5 जे, के प्लस 6 के यानी कि 7 के। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। थर्ड में अगर आप देखो तो थर्ड में चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी -3c, -3 टाइम्स ऑफ सी यानी कि 2 के। ठीक है, तो ये हो गया 1 -1, ये हो गया -i प्लस 4j, और k -6 के यानी कि -5 के। ठीक है ना? पहले वाला 4 के होगा, मिस्टेक। किसी को और डाउट? और कोई डाउट? ठीक है, तो सिंपल है, कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन करना है। मेन चीज हमें जो समझनी थी वो ये थी कि पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन सेम रहती है, और नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन क्या हो जाती है? ऑपोजिट। ठीक है ना? आगे बोला गया है मैग्नीट्यूड्स भी बताने हैं अगर इन क्वेश्चंस में, तो वो भी आप बता ही सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार जल्दी से लिख लो जरा 1 मिनट में उनके आगे, जो जो आपका आंसर आया उसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें पता है, √(x² + y² + z²। फर्स्ट का √6, सभी लोग दे रहे हैं आंसर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा हमारे पास? √41 फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड में √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 लिख सकते हैं। थर्ड में आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है ना? काफी सिंपल है। ठीक है, कोई पूछ रहा है मैं मॉड्यूल कब डिस्कस करूंगा, तो मॉड्यूल में भी डिस्कस कर लूंगा एंड में जब लेक्चर खत्म होने वाला हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है।
देखते कितने लोग आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो अब तक आपने जो भी पढ़ा है इसमें कुछ कुछ चीजें यूज होंगी। ठीक है, आपको बताना है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जो कि दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के। सभी लोग सोच के देखो। तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो चाहिए होता है मैग्नीट्यूड और एक चाहिए होती है डायरेक्शन। इसमें आपको बताया गया है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए और डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। श्रेष्ठ का आंसर आया है 5/√3 आई प्लस जे प्लस के। क्या ये सही है? आराम से सभी लोग थोड़ा सा सोच के करो। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ ए। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन ऑफ ए। क्या कोई ऐसा वेक्टर हमने पढ़ा है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे? तो हाँ, उसका आंसर है यूनिट वेक्टर। तो आपको बेसिकली ए कैप निकालना है। ए कैप क्या होता था? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के अपॉन मैग्नीट्यूड हो गया √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि आई प्लस जे प्लस के बाय √3। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर सिर्फ क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो आपको डायरेक्शन तो मिल गई है हमारे आंसर में, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए 5। अच्छा, ये हमने क्या निकाला है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो ये जो वेक्टर मैंने लिखा है ये बेसिकली सिर्फ क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो आपका जो वेक्टर आपको चाहिए था, मैं उसे बी वेक्टर बोल देता हूं, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, आई प्लस जे प्लस के बाय √3। क्या किसी को कोई डाउट है? क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर ही निकाला है तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा। तो आप अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 5। क्योंकि अभी हमने देखा अगर आप पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड बिकम्स m टाइम्स एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम। तो इसमें जब हमने इस तरह से लिखा है तो मैग्नीट्यूड है 1 और कुछ डायरेक्शन है, आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड 5 गुना हो गया और डायरेक्शन क्या रहा? सेम। आगे एक और क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ठीक है ना, अब आपको ऑपोजिट बताना है। सबको समझ आ रहा होगा, यहां हमने पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया था, अगले वाले में आप किससे करोगे? नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे। करो जल्दी से ट्राई। तो पहले क्या निकाल लेंगे? डायरेक्शन, बी कैप बी वेक्टर बाय मॉड बी वेक्टर आई माइनस 2j प्लस 3k बाय √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है ना, कि √14 आ गया, आई माइनस 2j प्लस 3k बाय √14। ये हमें मिल चुकी है डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। अब आपको क्या चाहिए? ऑपोजिट डायरेक्शन चाहिए। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाता सेम डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन चाहिए तो हमें पता है किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? -10 से। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? -10 बी कैप, यानी कि -10 बाय √14 इंटू आई माइनस 2j प्लस 3k। क्या किसी को कोई डाउट है यहां तक? बहुत अच्छी बात है अगर डाउट नहीं है तो।
आगे और क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, ठीक है ना। अब आपको बताना है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस, जहां वेक्टर्स दिए हैं, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया। इस बार आपको बस थोड़ा सा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इसमें ये यूज हो गया, और फाइनली आपको यूनिट वेक्टर निकालना भी यूज हो गया, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय वेक्टर भी यूज हो गया। तो काफी चीजें यूज कर ली हैं बस अभी तक जो पढ़ा है। यश का डाउट है लास्ट सम में -10b से मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि लास्ट सम में हमसे पूछा गया था कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ बी वेक्टर। तो ये आपकी डायरेक्शन किसकी है, बी वेक्टर की। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते तो 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाता, पर उसी डायरेक्शन में। आपको चाहिए था 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -10 से, ना कि 10 से, क्योंकि नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, नेगेटिव साइन आप ट्रांसफर कर सकते हो वेक्टर के अंदर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप 10 मल्टीप्लाई कर सकते हैं नेगेटिव हो वेक्टर से, कुछ फर्क नहीं पड़ता माइनस कहाँ पे है, फाइनल आंसर सेम होता है। मैं इसे माइनस को अंदर भेज दूं तो भी सेम है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो ए वेक्टर दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन में। ए वेक्टर हमें दिया गया है i प्लस जे, बी वेक्टर हमें दिया गया है j प्लस के, और सी वेक्टर हमें दिया गया है i प्लस के। तो हमें पहले तो फाइंड करना है a माइनस 2b प्लस सी। ठीक है ना। किसी का अगर कुछ मिस हो जा रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपको वीडियो लिंक मिलता तो है, आप वापस जाके देख लो एक बार, नेक्स्ट क्लास से पहले समझ आ ही जाएगा। हमें ये करना है, तो ये हो गया i प्लस जे माइनस 2 इंटू जे प्लस के, और प्लस सी वेक्टर जो कि है i प्लस के। तो ये हो गया 1, ठीक है ना। ये हो गया 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये आपको मिला है नेट वेक्टर, ठीक है ना। तो क्यों ना हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें, यानी कि a माइनस 2b प्लस सी का कैप। ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2i माइनस जे माइनस के बाय इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2i माइनस जे माइनस के बाय √6। अब आपको वेक्टर मिल चुका है जिसका मैग्नीट्यूड है 1 और डायरेक्शन है ये। अब आपको मैग्नीट्यूड चाहिए 5 और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो बस मैं अपने आंसर को क्या कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई। तो आंसर हो गया 5 इंटू 2i माइनस जे माइनस के बाय √6। ठीक है ना, काफी लोगों ने आंसर दे दिया, बिल्कुल सही आंसर आया है। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए हैं कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। अगर हम पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्शन सेम रहती है, मैग्नीट्यूड m टाइम्स बढ़ जाता है। अगर आप नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है और मैग्नीट्यूड m टाइम्स बढ़ जाता है। अगर सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये जो पार्ट है अगला वाला, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान लो कि ये चीज तो आपको हर क्वेश्चन में करनी ही पड़ेगी लगभग, जिसे बोला जाता है रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना। तो ये चीज तो हर जगह आपको करनी ही करनी है, हर क्वेश्चन में लगभग, इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो रिजोल्यूशन या कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, अब नाम से हमें पता लग रहा है कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब हुआ जिन चीजों से मिलके एक वेक्टर बना है, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या किया था, एक वेक्टर को लिखा था। अगर आप चैप्टर की शुरुआत देखो तो मैंने क्या किया था, हमें बोला गया था कि एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, और आप O से चल के
P पॉइंट की पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो तो बताओ इस वेक्टर को लिखेंगे कैसे। तो हमने सीखा था कि क्योंकि ये वेक्टर लिखने के लिए मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चलना पड़ेगा x, और क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने नाम दिया था आई कैप, तो मैं इस OP वेक्टर को लिखूंगा x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। समझ आया? यानी कि अगर आप P पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो तो आपको x एक्सिस पे कितना चलना पड़ा, तो उसका आंसर था x। तो यही जो x है इसे बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ये जो डिस्टेंस है, इतनी सी डिस्टेंस, इसे बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग x एक्सिस। यानी कि इसकी जितनी भी लेंथ है उसका कितना हिस्सा हमें x एक्सिस के अलोंग चलना है उसे हम बोलते हैं x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। सिमिलरली ये जो हिस्सा है j कैप में के आगे जो लिखा हुआ है इसे कहा जाता है y कंपोनेंट या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। और आप समझ गए हो कि सिमिलरली z को हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग z एक्सिस। हमें पता ये भी था कि इसे अगर मैं a वेक्टर बोल देता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर कितना आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है ना। तो अब यहां पे हमें सीखना क्या है, यहां पे हमें ये सीखना है कि मान लो मैं आपको इस तरह से दे देता हूं कि ये है x एक्सिस और ये है आपकी y एक्सिस, और ये कोई वेक्टर है जिसकी लेंथ है 10 यूनिट्स। तो इसे आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिख के बताओ। यानी इसकी इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी x एक्सिस पे, कितनी दूरी चलनी पड़ेगी y एक्सिस। दिया हुआ है ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। समझ आ रहा है? तो इसे करने का जो तरीका है वो ये है कि हम सीख लें एक बार रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर या कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब मैं जो लाइन बोलूंगा उसे आपको याद रखना है हमेशा। आप किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ब्रेक कर सकते हो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास स्पेस में कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तो अगर उसका एक हिस्सा मैंने इस तरफ लिख दिया है, एक कंपोनेंट मैंने अगर इस तरफ लिख दिया है, जैसे ये आपका वेक्टर हो गया और इसको मैंने x कंपोनेंट बोल दिया है, तो इसका वेक्टर का एक और हिस्सा होगा जिसको मैं नाम दूंगा y कंपोनेंट। बेसिकली कोई भी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में ब्रेक किया जा सकता है। हम अल्टीमेटली यही कहना चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य यही है। आपका मेन जो मोटिव है इस टॉपिक को पढ़ने में वो ये है कि आपको इस तरह से कोई वेक्टर दिया हुआ है 10 लेंथ का एरो, और आपको बताना है उसे आई कैप जे कैप के टर्म्स में। इसका नाम मैं ए रख देता हूं। तो आपको बताना है ए वेक्टर क्या होगा। तो करने का देखो तरीका क्या है, कैसे हमने सीखा कि कैसे लिखा जाता है वो मैं बता रहा हूँ। इसको मैं ओ नाम दे रहा हूँ, इसको मैं पी नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, इसे मैं क्यू नाम दे रहा हूँ। अब ऐसा सोच के देखोगे अगर आपको पी पॉइंट पे पहुंचना है तो ओ पॉइंट से आप एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी चले होगे। जो ओ पॉइंट से एक्स एक्सिस में मैं डिस्टेंस चलाऊंगा वो इतनी ही तो डिस्टेंस होगी। तो यही है बेसिकली क्या, एक्स कंपोनेंट। तो कुछ करके मुझे ये लेंथ कैलकुलेट करनी थी, इसे मैंने बोल दिया एक्स कंपोनेंट, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू कितनी होगी एक्स। अब मुझे यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं ट्राइंगल देखूं ओ पी क्यू, तो इस ट्राइंगल में अगर पूछा जाए कॉस थीटा, तो आप जानते हो इसे मैं जनरल ले लेता हूं, 30 की जगह मैं ले लेता हूं थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा अगर पूछा जाए तो आप जानते हो कॉस थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि बेस कितना है जो हमें फाइंड करनी है लेंथ, मैं उसे बोल देता हूं x, अपॉन हाइपोटेनस कितना है 10। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 10 cos थीटा। समझ आया? सिमिलरली अगर मुझसे पूछा जाए कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे y एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, तो वो लेंथ यही तो है। समझ आ रहा है? इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मुझे y एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, वो लेंथ यही है, तभी आप इस पॉइंट पे पहुंच सकते हो। तो इसके लिए इसी ट्राइंगल में मैं अगर लिख दूं साइन थीटा, तो आप देख सकते हो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर वही लेंथ है जो मुझे फाइंड करनी है,
ठीक है ना। मैं उसे बोल देता हूँ y। बाय हाइपोटेनस तो हमें पता है लेंथ कितनी है 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 sin थीटा। समझ आया। अब मैं इस वेक्टर को लिख सकता हूं, हमारा जो a वेक्टर है वो हो गया x कंपोनेंट, ये दूरी तो चले हैं प्लस आई कैप में, यानी 10 cos थीटा आई कैप, प्लस ये दूरी चले हैं j कैप में 10 sin थीटा j कैप। समझ आया। इस तरह से आप क्या करते हो, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हो। तो हम ये बोलते हैं कि हमने इसे क्या किया है, दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया है। और इसी तरह से अगर हमारे पास एक 3D वेक्टर हो तो उसका आप z कंपोनेंट भी ले सकते हो। अब 3D वेक्टर किसे बोला जाएगा ये समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। पहले तो मैं ये समझ आ रहा है मैंने किया क्या, मैंने x कंपोनेंट निकाला और y कंपोनेंट निकाला। अब ऐसा समझने की कोशिश करो कि मान लो मुझे इस तरह से एक वेक्टर दिया हो, x ये हमारी y एक्सिस है, ये कोई z एक्सिस है, और इस तरह से कोई एरो दे दे, ये है a, ठीक है ना। अगर ये एंगल मैं बोलूं आपसे कि 30 डिग्री है, तो क्या ये एंगल 70 डिग्री हो सकता है? मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई वेक्टर x एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है तो क्या वो y एक्सिस से 70 डिग्री बना सकता है? हाँ या ना में आंसर देना है। सभी ने आंसर ना दिया है, बस एक ने आंसर हाँ दिया, दो लोगों ने। सकता है, क्वेश्चन है कि क्या बना सकता है, ठीक है ना। क्या ये केस पॉसिबल है जो मैंने ड्रॉ किया है? कहीं से भी देखो आप, एंगल तो एंगल रहता है, एक्स एक्सिस एंगल तो फिक्स रहेगा, आप कहीं से भी देखो, ठीक है। तो ईशान, शौर्य, ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, और बात एकदम सही है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये जो चीज होती है, जो हम चीज हमेशा रट के रखते हैं कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है कोई लाइन, ये एंगल है अगर θ1 और ये एंगल है अगर θ2, तो θ1 प्लस θ2 ये होगा 90 डिग्री। ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब A इज इन एक्स वाई प्लेन, जब जो आपने लाइन ड्रॉ की है वो इसी प्लेन में लाई करे। अगर ये इसी प्लेन में लाई कर रही है तभी ये चीज वैलिड है। अगर ये जो लाइन होती वो मैं इस पेन से रिप्रेजेंट कर रहा होता और वो इससे इस तरह से बाहर निकली हुई होती, समझ आ रहा है, कुछ इस तरह से लाइन होती, तो ये एंगल हो सकता था θ1, ये एंगल हो सकता था θ2, और इनका सम 90 डिग्री हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि इन दोनों वेक्टर्स का इन दोनों एंगल्स का समेशन 90 डिग्री सिर्फ तभी होगा जब ये जो वेक्टर है ये इनके प्लेन में लाई करे। अगर ये 3D हो गया, कुछ ये बाहर निकला हुआ है, इस तरह से अगर उठा हुआ है, तो फिर इनका सम 90 डिग्री हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा वेक्टर जो कि उठा हुआ होगा उसके 3 कंपोनेंट आएंगे। एक तो उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, अब आप सोच के देखो ना, पॉइंट हवा में है, तो वहां पहुंचने के लिए आपको कुछ तो चलना पड़ा होगा एक्स एक्सिस में, कुछ चलना पड़ा होगा वाई एक्सिस में, और कुछ आपको ऊपर भी तो चलना पड़ेगा जेड एक्सिस में। तो उसके 3 कंपोनेंट्स आते हैं। तो क्या हम हर बार इस तरह से ट्रायंगल बना के देखेंगे? नहीं। अगर इस तरह से हम हर बार ट्रायंगल बना के देखेंगे तो चीजें बहुत ही लेंदी हो जाएंगी। तो हमें मेथड क्या याद रखना है? मेथड बड़ा ही सिंपल सा है। मान लो मैं जनरल केस ही लिख देता हूं, x y z। मैंने मान लिया कि हमारे पास एक 3D वेक्टर है A, x एक्सिस के साथ बनाने वाला एंगल है अल्फा, y एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है बीटा, और z एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है गामा। कोई बोले इसे वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ, ठीक है। तो इसे मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूं। आपको क्या सोचना है? आपको सोचना है प्रोजेक्शन। ये जो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर होता है इसे प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर भी बोला जाता है। दूसरी लाइन है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का आइडिया होगा प्रोजेक्शन किसे बोला जाता है। प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को दूसरी चीज के ऊपर छापना एक तरह से, ठीक है ना। प्रोजेक्ट करना यानी कि फेंकना। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई, इस केस में जो हम बात कर रहे हैं शैडो, ठीक है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मान लो ये पेन मैंने इस तरह से रख दिया है, ठीक है ना।
अब इसके ऊपर अगर मैं लाइट गिराता हूं तो इसकी शैडो कितनी लेंथ की बनेगी ये आपको बताना है, और जितनी लेंथ की वो शैडो बनेगी और जिस एक्सिस पर बनेगी उसे उस एक्सिस का कंपोनेंट बोल दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ समझने की कोशिश करो कि ये अगर मैंने पेन इस तरह से रखा है और आप लाइट ऊपर से गिराओ, ठीक है ना, इस डायरेक्शन से अगर आप लाइट गिरा रहे हो तो इस एक्स एक्सिस पर जो शैडो की लेंथ होगी क्या वो इस पेन की लेंथ के इक्वल होगी? बोलो। ये इस तरह से एक्स एक्सिस हो एक स्ट्रेट लाइन और मैं लाइट इधर ऊपर से गिराऊं तो क्या इस पेन की जो शैडो होगी उसकी लेंथ एक्स इस पेन की लेंथ के इक्वल होगी? नहीं होगी, ठीक है ना। अब मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं ये चीज, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर रहे थे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हो गया मेरा पेन मान लो। अगर मैं लाइट गिराऊं कहां से? ऊपर से, क्योंकि आप ऐसा सोच के देखो, ये अगर एरो रखा है और आपको एक्स एक्सिस पे शैडो बनानी है इसकी, तो लाइट गिराई कहां से सकते हो आप? अगर आप इधर से लाइट गिराओगे तो क्या शैडो यहां बनेगी? या आप इधर से लाइट गिराओगे तो क्या शैडो यहां बनेगी? या आप नीचे से लाइट गिराओगे तो क्या शैडो यहां बनेगी? शैडो बनी है केस में सकती है कि लाइट आप कहां से गिराओ? ऊपर से। अगर आप लाइट ऊपर से गिराओगे तो शैडो कुछ इस तरह की दिखेगी। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। इतनी लेंथ की आपकी शैडो होगी, समझ आया? यानी कि ये जो वेक्टर ऐसे रखा हुआ था, ये एंगल था अल्फा, आपको कैसे आना पड़ा? ऐसे शैडो बनाने के लिए। शैडो बनाने के लिए इस तरह से आप आए। तो जब मैं सीख रहा था ये चैप्टर तो मैंने एक तरह की ट्रिक डेवलप कर ली थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कब कॉस थीटा लिखना होता है, कब साइन थीटा लिखना होता है। तो एक शब्द जैसे मैं लिख दूं अगर कहीं पे कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब क्या होता है? पिचका देना। तो जब आप इस एरो को एक्स एक्सिस पे लेटाने की कोशिश करोगे या उसकी शैडो बनाने की कोशिश करोगे तो आप कितने एंगल को कंप्रेस कर रहे हो? तो सी से कंप्रेस होता है और सी से ही होता है कॉस। तो आप ये रट लो कि इस एरो को अगर मैं एक्स एक्सिस पे इसकी शैडो बनाने जाऊंगा तो जितने एंगल को मैं कंप्रेस करूंगा उसका कॉस बस मैं लिख दूंगा, वही इसकी लेंथ हो जाएगी। यानी इसकी लेंथ अगर ए थी तो ये लेंथ हो जाएगी ए कॉस अल्फा। समझ आई बात? सिमिलरली सोच के देखो कि इसी एरो की जो लेंथ है, ये लेंथ इस तरह से दी हुई है ए, इसकी शैडो मुझे अगर वाई एक्सिस पे बनानी हो, ठीक है ना, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, एरो इस तरह से दिया हुआ है ए। अब मुझे लाइट कहां से गिरानी चाहिए? खुद ही सोचो, लाइट कहां से मैं गिराऊं ताकि इसकी शैडो वाई एक्सिस पे बन सके? कोई बता सकता है? राइट से, बिल्कुल सही बात है। अगर आप टॉप से, कोई बोल रहा है टॉप से अगर आप लाइट गिराओगे तो इस पे शैडो कैसे बनेगी? एरो ऐसे रखा हुआ है आपका, टॉप से लाइट गिराओगे तो शैडो तो एक्स एक्सिस पे बनेगी, तो आपको कहां से गिरानी चाहिए? राइट से। तो इस पे बनानी है ना शैडो, तो इस लाइन पे। समझ आ रहा है? तो शैडो अगर इस पे बनाई जाए तो सोच के देखो, इधर से अगर मैं लाइट गिराता इसके ऊपर तो शैडो कितनी लेंथ की बनती? ये। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? ये एंगल है बीटा। अब सोच के देखो, इस एरो की शैडो यहां बनाने के लिए आपको कितना एंगल कंप्रेस करना पड़ रहा है? आपको कंप्रेस करना पड़ रहा है बीटा एंगल, तो ये हो जाता है ए कॉस बीटा। और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जेड एक्सिस पे जाने के लिए कितना एंगल कंप्रेस करना पड़ रहा होगा? गामा। तो जेड कंपोनेंट हो गया ए कॉस गामा। तो इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए कॉस अल्फा। ये पॉइंट किस तरफ कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, आई क्या, प्लस ए कॉस बीटा, ये पॉइंट किस तरफ कर रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, प्लस ए कॉस गामा पॉइंट किधर कर रहा है? जेड एक्सिस की तरफ। ये हो जाता है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, जहां ए कॉस अल्फा को बोला जाएगा एक्स कंपोनेंट, ए कॉस बीटा को बोला जाएगा वाई कंपोनेंट और ए कॉस गामा को बोला जाएगा जेड कंपोनेंट। क्या सबको क्लियर हुआ कंपोनेंट या प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है? समझ आ रहा है? हाँ ईशान, डाउट है बोलो। मैं एक सेकेंड अनम्यूट करता हूं तुम्हें। बोलो। हेलो हेलो बेटा, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं ले सकते? शुभम क्या बोल रहे हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो। पहले तो हम लोग y इक्वल टू 10 sin थीटा डिराइव किए थे, उसका हाँ क्या बेटा, यूज वो है? सेम ही चीज है, मैं अभी बता दूंगा। वो सेम ही चीज है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है ना? वो सेम ही चीज है। ठीक है। हाँ बोलो शुभम, तुम्हें क्या डाउट है? सर ये जो मेरे पास शैडो का लेंथ है वो तो एक्स का कोऑर्डिनेट ही हुआ है इसका। हाँ बेटा, कोऑर्डिनेट लिख दो अगर आपको कोऑर्डिनेट समझ आ रहा है तो, पर आपको रिप्रेजेंट इस तरह से करना है। चैप्टर का नाम वेक्टर्स है तो वेक्टर्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे। वो अभी आपको कोऑर्डिनेट जो दिख रहा है ना, वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ थोड़ी है जो तुम्हें सीधे दिख जाएगा। मैं भी क्वेश्चन दूंगा तो समझ आएगा। और एप्लीकेशन कहाँ है? क्या सर इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा? एप्लीकेशन पूरी फिजिक्स में होगा बेटा, जब आएगा आपको समझ आ जाएगा। अभी आप बस निकालना सीखो। अच्छा ओके सर जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं? जेड एक्सिस में कैसे लेते हैं उसके लिए मैं अब कैसे बता पाऊंगा, 3D है वो। मैंने आपको 2 एक्सिस पे जिस तरह बता दिया है वैसे ही तीसरी एक्सिस पे होगा, इतना आपको विश्वास रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना? 2 तो मैंने साबित कर दिए, 1 मान भी सकते हो। और कोई कुछ? सर मैं कह रहा था, जो अभी आपने बताया था कि OA इज इक्वल टू A cos अल्फा, उसमें A के ऊपर वेक्टर का वो एरो लगाना चाहिए कि नहीं? जब आप सिर्फ कंपोनेंट लिख रहे हो यहाँ पे, जब हम OA की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। नहीं, लेंथ बता रहे हो तो फिर आप वेक्टर क्यों लगाओगे? और जब कंपोनेंट लिख रहे हैं तब कंपोनेंट लिख रहे हो और सिर्फ उन्होंने कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप ये लिखो। वो बोलेंगे एक्स कंपोनेंट तो आप एरो नहीं लगाओगे, एक्स कंपोनेंट बोल दिया। जो एंड में आपने लिखा है कि A वेक्टर इज इक्वल टू A cos आई कैप, उसमें A के ऊपर वो नहीं लगेगा ना एरो? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा बेटा, वो तो मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन तो इसने संभाल रखी है आई कैप ने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखो, समझ आएगा, ठीक है? तो यहां तक हमें समझ आया कि आप किसी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, A cos अल्फा आई कैप, A cos बीटा जे कैप और A cos गामा के कैप। जहां ये हो गया एक्स कंपोनेंट, मैं इसी को चीज को वापस लिख देता हूं। तो हमें अभी तक क्या समझ आया? हमें समझ आया कि जो वेक्टर हमने इस तरह से लिखा है, A बराबर A cos अल्फा आई कैप, A cos बीटा जे कैप और A cos गामा के कैप, तो उसमें ये सब क्या है? एक्स कंपोनेंट है। ये है आपका y कंपोनेंट और ये है आपका z कंपोनेंट, ठीक है ना? ये चीज हमें समझ आई है अभी तक। तो ये जो हमने चीज लिखी है cos अल्फा, ठीक है ना, A cos अल्फा जो हमने चीज लिखी है, ये पूरी चीज तो क्या है? x कंपोनेंट है। और अगर मैं सिर्फ cos अल्फा की बात करूं, cos बीटा की बात करूं और cos गामा की बात करूं, तो इन्हें नाम दिया जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आपको कॉस का फुल फॉर्म पता है तो कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन। तो अगर कोई बोले कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, यानी कि वो चाहता है कॉस अल्फा की वैल्यू। अगर कोई बोले कि वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, यानी वो चाहता है कॉस बीटा की वैल्यू। कोई पूछे कि डायरेक्शन कोसाइन जेड एक्सिस का क्या है, यानी वो चाहता है कॉस गामा की वैल्यू। तो क्योंकि हम निकाल ही चुके हैं कि कोई भी वेक्टर क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर हमसे इस तरह से दिया हो कोई भी वेक्टर, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना, कि अगर कोई वेक्टर इस तरह से दिया है A, ठीक है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री, और कोई बोले डायरेक्शन कोसाइन, नाम है इनका ऑफ x एक्सिस, तो इसमें आप क्या बोलोगे? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस हो गया, यानी कि cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू, और वो क्या हो गया? 1/2। a/2 नहीं बोलेंगे। डायरेक्शन कोसाइन में सिर्फ आपको cos अल्फा की वैल्यू बतानी है, ना कि A cos अल्फा की। अगर आप A cos 60 डिग्री बता दोगे, यानी कि a/2, तो उसको तो क्या बोला जाएगा? x कंपोनेंट। इसका नाम होगा x कंपोनेंट, और ये है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना? क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे पूछे जाते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस, ठीक है? एक बहुत ही जरूरी चीज, इनकी एक खास प्रॉपर्टी है। क्या है खास प्रॉपर्टी? खास प्रॉपर्टी है
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. The sum of squares of direction cosines of a vector is equal to 1. cos square alpha cos square beta plus cos square gamma इसकी वैल्यू 1 होगी, जहां अल्फा है x एक्सिस से एंगल, बीटा है y एक्सिस से एंगल और गामा है z एक्सिस से एंगल. कैसे हुआ ये? तो मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूं. आप सोच के देखो कि आपके पास वेक्टर है a वेक्टर, जनरल ले लेते हैं, ठीक है ना. इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है. अब x क्या होता है? बेसिकली x होगा a cos अल्फा, कंपोनेंट ही तो लिया होगा. y होगा a cos बीटा, z होगा a cos गामा. तो cos अल्फा कितना होगा? cos अल्फा होगा x बाय a. cos बीटा कितना होगा? वो होगा y बाय a. cos गामा कितना होगा? वो होगा z बाय a. समझ आ रही बात? तो अगर आप cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा करते हो, प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा अगर आप करते हो, तो वो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय a स्क्वायर, क्योंकि नीचे a तो कॉमन था. और a स्क्वायर कितना होगा? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं. अगर मैंने कोई जनरल वेक्टर ले लिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो क्या आप बता सकते हो कि ये एक्स क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है एक्स कंपोनेंट. ये कैसे आया होगा? तो हमें पता है एक्स कंपोनेंट क्या हो जाता है? ए कॉस अल्फा. वाई कंपोनेंट क्या हो जाता है? ए कॉस बीटा. जेड कंपोनेंट क्या हो जाता है? ए कॉस गामा. जहां कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस. यहां से मैंने कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यूज पुट कर दी, उनका स्क्वायर किया, यहां से हमें क्या मिला? वैल्यू 1. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फिक्स नहीं होती है बेटा. कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू फिक्स होती है. ठीक है ना. अब देखो, मुझे पता है कई लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं. एक बार मैं फिर से पूरी चीज बता रहा हूं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, एक पूरे एग्जाम्पल के साथ. सभी लोग ध्यान से देखना. मान लो कि मुझे एक 3D वेक्टर दिया हुआ है z x y. पहली चीज तो ये मैंने जो बोली थी वो ये थी कि ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, ये एंगल मान लो 70 डिग्री है. तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है अगर वेक्टर क्या हो? 3D. अगर वेक्टर 3D है तो वो z एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा. मैंने मान लिया वो एंगल बनाता है z एक्सिस के साथ 60 डिग्री. इस एरो की लेंथ दी हुई है 10 मीटर्स. कोई बोले कि इसे वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ, इसका नाम a है. आपसे पूछा गया a वेक्टर बताओ. ये डायरेक्शन आई कैप है, ये डायरेक्शन जे कैप है और ये डायरेक्शन के कैप है. अब किसी को भी वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको इसके कंपोनेंट्स तो पता होने चाहिए ना, क्योंकि जनरली आप ए वेक्टर को लिखते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो पहले मुझे इसकी शेडो निकालनी है एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी होगी. तो अगर मैं लाइट ऊपर से गिराता हूं, अगर आपने लाइट ऊपर से गिराई है तो शेडो कितनी लेंथ की बनेगी? इतनी लेंथ की. ये शेडो बनाने के लिए मुझे कितने एंगल को कंप्रेस करना पड़ा? याद रखना, सी से कंप्रेस और सी से कॉस. इस एरो को अगर आपको एक्स एक्सिस पे लेटाना है तो आपको कितना एंगल कंप्रेस करना पड़ा? 30 डिग्री. तो मैं सिंपली लिख दूंगा a cos 30 डिग्री. ये हो गई हमारी ये वाली लेंथ. और ये जो हमारा कंपोनेंट आया, ये पॉइंट किस तरफ कर रहा है? आई कैप के अलोंग. तो यहां आ गया आई कैप. प्लस वाई एक्सिस की बात करें, अगर आप शेडो राइट साइड से इसके ऊपर गिराओगे, शेडो राइट साइड से अगर गिरेगी तो एरो कैसे बनेगा? ये लेंथ कितनी होगी? तो इस एरो को वाई एक्सिस पे लिटाने के लिए आपको कितना एंगल कंप्रेस करना पड़ा? 70 डिग्री. दिख रहा है कितना एंगल को मैं कंप्रेस कर रहा हूं? 70 डिग्री को. तो आप यहां क्या पुट कर दोगे? a cos 70 डिग्री. और ये पॉइंट किस तरफ कर रहा है? प्लस जे कैप. तो आप लिख दोगे a cos 70 डिग्री प्लस जे कैप. और सिमिलरली z एक्सिस के साथ 60 डिग्री है, तो यहां पे z एक्सिस पे आने के लिए कितना एंगल कंप्रेस करके आना पड़ेगा? 60 डिग्री. तो मैं लिख दूंगा प्लस a cos 60 डिग्री के कैप. समझ आ रहा है? a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 दी हुई थी. 10 cos 30 डिग्री √3/2.
आई कैप प्लस 10 cos 70 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता है तो ऐसे ही लिख देता हूँ जे कैप प्लस 10 cos 60 डिग्री यानी कि 1/2 के कैप। तो ये हो गया आपका वेक्टर। इस तरह से अगर हमें दिया हो तो कंपोनेंट्स लेके हम किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? अगली चीज देखो जो हमने सीखी है। अब अगर कोई पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका मतलब हुआ कि आपको cos अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल था 30 डिग्री यानी cos 30 की वैल्यू बतानी हो, क्या हो गया √3/2। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस यानी cos बीटा की वैल्यू बतानी है, यानी कि जो भी cos 70 डिग्री की वैल्यू होगी वो। z एक्सिस के लिए cos गामा की वैल्यू बतानी है, गामा एंगल 60 डिग्री है, cos 60 होता है 1/2। इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है ना बात? ये हमने अभी तक पढ़ा है। अगर x कंपोनेंट पूछा गया है आपसे, सिर्फ कंपोनेंट पूछा गया है आपसे, तो आप बोलोगे x कंपोनेंट है 10√3/2। अगर वो बोले कि x कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो आप कहोगे 10√3/2 आई कैप। अगर वो बोले पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करो तो आप इस तरह से लिखो। ठीक है? ऐसे दिया रहेगा आपको जो सीखना है वो सिखाने के लिए मैंने क्वेश्चन जो लिया है ए पार्ट में, उसमें मैंने एक दिया है आपको एक्स एक्सिस और एक दिया आपको वाई एक्सिस, एक एरो बना दिया है जिसकी लेंथ है 5 और ये एंगल दे दिया है मैंने 30 डिग्री। आपको इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ए को, ए का मैग्नीट्यूड दिया गया है 5। आप पहले यहाँ पे डायरेक्शन लिख लो, आई कैप जे कैप। ठीक है? ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है ऑल द वेक्टर्स आर इन प्लेन शोन, यानी कि सारे वेक्टर 2D हैं, तीसरा कोई कंपोनेंट नहीं आने वाला, 2 ही कंपोनेंट आने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन में मैंने बता दिया। अब आप सोच के देखो कि इस एरो का x कंपोनेंट में लेंथ कितना आएगा। तो इस एरो को x एक्सिस पे लाने के लिए कितना एंगल कंप्रेस करना पड़ रहा है मेरे को? कितना एंगल कंप्रेस करके आप x एक्सिस पे आ सकते हो? सोच के देखो, ये ऐसे रखा हुआ है, आपको कंप्रेस करके आना है। आप कितना एंगल कंप्रेस करके आओगे? 30 डिग्री। तो आप क्या लिख दोगे? 5 cos 30 डिग्री हो गया ये। अब अगर ये वेक्टर इसी प्लेन में है और ये 30 है तो ये कितना होगा? 60। इस वेक्टर को अगर y एक्सिस पे लेके आना है, कंपोनेंट निकालना है, तो कितना एंगल कंप्रेस करना होगा? 60 डिग्री। तो y कंपोनेंट क्या मिल गया आपको? 5 cos 60 डिग्री। अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, ये हो गया 5 cos 30 डिग्री। पॉइंट किस तरफ कर रहा है? आई कैप प्लस 5 cos 60 डिग्री। पॉइंट किधर कर रहा है? जे कैप। वैल्यूज पुट कर दो, 5√3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। ये हो गया वेक्टर। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? जो मैंने अभी तक किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स लेना आता हो। कब कॉस आता है, कब साइन आता है। तो साइन तो मैंने पिक्चर से हटा ही दिया। मैंने सिंपल सी एक बात अब समझ ली है कि जब भी आपको एंगल पता हो एक्सिस से, आप बस उसको उधर लेके जाओ। जितना एंगल आप कंप्रेस कर रहे हो, सी से कंप्रेस और सी से कॉस, उतना ही पुट करो। 60 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये वेक्टर इसी प्लेन में है, तो हमें पता है कि इनका सम 90 डिग्री होगा। अगर ये वेक्टर इस प्लेन में नहीं होता तो फिर मैं ये एंगल ऐसे देख के नहीं बता सकता था, उन्हें क्वेश्चन में देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो 60 डिग्री इसीलिए हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वेक्टर इसी प्लेन में है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना ही चाहिए। ठीक है? अगर सबको ये समझ आया तो सभी लोग एक बार बी पार्ट ट्राई करो, जल्दी से बी पार्ट ट्राई करो और जरा आंसर बताओ आई कैप जे कैप में कितना आएगा कंपोनेंट्स लेने के बाद।
अगर आप बी पार्ट देखो तो उसमें एक्सिस बदल दिए हैं, ठीक है, वो बस इसलिए है कि आप समझ सको कि डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है। ये 45 है, अगर 2D है तो ये एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस। पहले कंपोनेंट इस तरफ लें, ये लेंथ, इस एरो को इसके ऊपर लाने के लिए मुझे कितना एंगल कंप्रेस करना पड़ रहा है, 45, तो ये हो गया 10 cos 45। इसको अगर इस पे लेके आना है, कितना एंगल कंप्रेस करना पड़ रहा है, फिर से 45, तो ये लेंथ आई 10 cos 45। मैं एरो ऐसे ही क्यों बनाता हूं, समझ आ रहा है ना, हेड ऊपर क्यों रखता हूं मैं, क्योंकि इसकी शेडो अगर आप बनाओगे, तो शेडो इधर ही पॉइंट कर रही होगी, समझ आता है ना। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, 10 cos 45 डिग्री, ये डायरेक्शन क्या है, जे कैप, प्लस 10 cos 45 डिग्री, वो डायरेक्शन क्या है, आई कैप, यानी कि 10/√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप, ये हो गया वेक्टर। अगर ये सबको समझ आ रहा है तो आगे चिंता मत करो, जो भी मैंने डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बोला था, मैं जब चीज आएगी मैं बता दूंगा वापस से। अच्छा, अगर यहां भी बताना चाहे तो कोई बता सकता है क्या, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा, तो आपको पता है एक्स एक्सिस से एंगल 45 डिग्री है, यानी कि आप cos 45 चाहते हो, वैल्यू 1/2। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, कोई पूछे वाई एक्सिस, वो भी cos 45 डिग्री, यानी कि वो भी 1/2। अगर आपको इतना समझ आ गया तो आज का लेक्चर आपके लिए वर्थ इट हो चुका है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चंस दे रहे हैं इसी पे प्रैक्टिस के लिए। सी पार्ट जरा ट्राई करो, और जिनका हो जाए वो डी पार्ट भी ट्राई कर लो। सर, ए वेक्टर का जो एक्सिस, एक पहला वाला प्रूफ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 0 आता है, 1 आता है, जो 1 आता है, वो कैसे आता है सर? बेटा मैंने किया तो साइड है, आपने डेरिवेशन नहीं देखा मैंने जब किया? हाँ सर, देखा है, वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आता है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आता है, फिर 1 कैसे होता है? ए क्या है, ए मैग्नीट्यूड ही तो है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है कि नहीं। तो ए जो है वही तो है मैग्नीट्यूड, तो उसका स्क्वायर करोगे तो नीचे भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों कट गए, क्या आ गया, 1, ठीक है। तो जैसे सी पार्ट में हमें दिया हुआ है ये कुछ इस तरह का, ये जेड एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, तो पहले ही आपको बना लेना है माइनस आई कैप, और ये है आपका के कैप, और वेक्टर इस तरह से दिया गया है 10 लेंथ का, ये एंगल है 60 डिग्री। इस एरो को मैं अगर जेड पे लेके आना चाहूं तो मैं कितना एंगल कंप्रेस करूंगा, 60 डिग्री, तो ये आया इधर 10 cos 60 डिग्री। अब क्योंकि ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो टोटल सम 90 होना चाहिए, क्योंकि ये दिया गया है कि एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। अगर इसका कंपोनेंट इस तरफ लिया जाए तो कुछ इस तरह से आएगा, आप कंप्रेस करोगे 30 डिग्री को, तो ये होगा 10 cos 30 डिग्री। अब मैं वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर हो गया 10 cos 30 डिग्री, ये पॉइंट कर रहा है माइनस आई कैप में, प्लस 10 cos 60 डिग्री, ये पॉइंट कर रहा है ये के कैप में, तो ये आ गया 10 इंटू √3/2 माइनस आई कैप प्लस 10 इंटू 1/2 के कैप। इसी को आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं काटना चाहूं तो मैं काट भी सकता हूं, ये हो जाएगा -5√3 आई कैप प्लस 5 के कैप। आप इस तरह आंसर दे सकते हो, आप इस तरह आंसर दे सकते हो, सब सही है, ठीक है ना। और फाइनली हम डी पार्ट भी कर लेते हैं। डी पार्ट में दिया हुआ है, एक है माइनस जेड एक्सिस और एक है वाई एक्सिस और माइनस जेड एक्सिस, और एरो कुछ इस तरह बना हुआ है, ये लेंथ है 10, ये है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ये हो गया माइनस के कैप और ये हो गया आपका जे कैप। इसके अलावा अगर आप कंपोनेंट बनाना चाहोगे तो कितना एंगल कंप्रेस करेंगे, सी से कॉस, सी से कंप्रेस 30 डिग्री, वो इस तरफ पॉइंट कर जाएगा 10 cos 30 डिग्री। इसका अगर आप इस एक्सिस पे बनाना चाहोगे तो आप कितना एंगल कंप्रेस करोगे, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री। वेक्टर को हम लिख लेते हैं, ये हो गया 10 cos 30 डिग्री, ये तो ये पॉइंट कर रहा है माइनस के कैप में, प्लस 10 cos 60 डिग्री, ये कर रहा है जे कैप।
तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 1/2 जे कैप प्लस 10 इंटू √3/2 माइनस के कैप। और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो लिख सकते हो 5 जे कैप माइनस 5√3 के कैप। देखने में सुंदर लगता है इसलिए अरेंज करके लिख देते हैं। आंसर तो हमारा यहीं आ चुका था।